नहीं सर, वो कैसे बना सकते हैं अभी इतनी जल्दी से? ये पेशावर में मीटिंग हो रही है, वहाँ से डिसाइड होना है। इमरान खान से तो मुलाकात ही नहीं हो रही। कौन चला रहा है? विदाउट इलेक्शन कैसे हो सकता नहीं हो सकता, विदाउट इलेक्शन हो ही नहीं सकता। नॉमिनेट तो चलो कर सकते हैं लेकिन बना नहीं सकते। और नहीं तो वो ये खुद कोर कमेटी की मीटिंग में नहीं बैठा, पेशावर में है तो। नहीं, वो कल कोर कमेटी की मीटिंग में था ना, ये सियासी कमेटी की मीटिंग से बाहर निकल गया। अली जफर वाले टिकर्स मेरे पास भी आए हुए हैं 2 घंटे पहले से, वो फेक टिकर्स हैं, मेरे पास पहुंचे हुए हैं। मैं आपको बता देता हूँ, हर जगह पे चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज 28 नवंबर है। पाकिस्तान में शाम के 7:30 बजे का वक्त जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अब से कुछ देर पहले फ़ोन की घंटियाँ ऐसे बजी हैं ना, कोई 50-60 फ़ोन कॉल्स तो मैंने कर ली होंगी अभी तक। क्योंकि हर लम्हे कोई ना कोई ऐसी अपडेट आ रही है, कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ आ रही है जिसको वेरीफाई करना पड़ रहा है। कभी इसका रिज़ाइन, कभी उसका रिज़ाइन, कभी इधर से खबर, कभी उधर से। फिर हेड ऑफिस से भी फ़ोन्स आ रहे हैं कि पता करें ये हो गया वो हो गया। तो सोशल मीडिया के ऊपर इस टाइम बहुत कुछ चल रहा है, जिनमें से चीज़ों को वेरीफाई करना इस टाइम ये हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है। क्योंकि बहुत सारी फेक न्यूज़, फेक टिकर्स भी देख रहे हैं। इसको चेयरमैन नामजद कर दिया, उसको बना दिया। भाई इस टाइम जो एग्जैक्ट सिचुएशन है मैं आपको बता देता हूँ। रिज़ाइन आ रहे हैं, इस्तीफ़े आ रहे हैं। शुरुआत हुई सलमान अकरम राजा से। उन्होंने बतौर सेक्रेटरी जनरल अपना इस्तीफ़ा दे दिया। आपके इल्म में है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, लेकिन एक शरीफ आदमी है। पाकिस्तान की सियासत को उन जैसे लोगों की ज़रूरत है। लेकिन इस तरह का जो माहौल इस टाइम बना हुआ है ना, लोग कहते हैं कि बस जंगजू किस्म का बंदा होना चाहिए, शरीफ आदमियों की सियासत में शायद जगह नहीं है। ये पूरा जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ और उसमें बहुत सारे लोग रेस से पीछे रह गए, जो इलेक्शन नहीं जीत पाए या अपना हक नहीं छीन सके जो कि लोगों ने उनको दिया था वोट की सूरत में, मैंडेट की सूरत में। तो उनमें से एक सलमान अकरम राजा ऐसी शख्सियत थी जिनके आगे ना आने का या असम्बली में ना आने का मुझे बहुत दुख था ज़ाती तौर पर। इसलिए नहीं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक था, इसलिए कि उनकी एक पर्सनैलिटी जो है ना, वो पाकिस्तान की सियासत को और पाकिस्तान के लोगों को उसकी ज़रूरत है। वो जिस अंदाज से बात करते हैं, जो उनके पास नॉलेज है, जितनी कमिटमेंट के साथ या जितना ऑनेस्टी के साथ वो बंदा काम करता है, मैंने बहुत कम लोगों को ऐसा देखा। तो मुझे बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि ये शख्स पाकिस्तान की असम्बली में होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल्चर हमारा बिल्कुल ऐसा हो चुका कि ऐसे लोगों को आगे आने का मौका नहीं मिलता। पहले इलेक्शन और अब वो पार्टी की एक अहम पोजीशन से दस्तबरदार हुए हैं। इलेक्शन से तो वो जीत नहीं सके, लेकिन पार्टी की पोजीशन जो है वो उन्होंने छोड़ दी है। ये नामजद सेक्रेटरी जनरल थे, नोटिफाइड सेक्रेटरी जनरल नहीं थे, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकलिटीज़ थी, लेकिन उसकी भी डिबेट में नहीं जाता। बहरहाल उन्होंने अपना एक मैसेज जो है वो पार्टी के ग्रुप्स में छोड़ दिया, जो हाई अप्स का ग्रुप है या सीनियर लीडरशिप का, और बताया कि वो इन हालात में बतौर सेक्रेटरी जनरल खिदमात अंजाम नहीं दे सकते, ताहम पार्टी को लीगल एडवाइस देते रहेंगे, इमरान खान के केसेस लड़ते रहेंगे, जो भी उनकी बाकी पार्टी के साथ कमिटमेंट्स हैं वो उसको एज इट इज़ कंटिन्यू करेंगे। लेकिन चूँकि इस टाइम कारकुनान का एक प्रेशर ऐसा है, दबाव ऐसा है, कल उन्होंने वीडियो बयान जारी करके अपने ख्यालात का इजहार भी किया, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि लोग जो हैं वो इस टाइम रिज़ाइन से कम किसी चीज़ पर मानने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से रिज़ाइन दे दिया। इसके बाद खबरें चली कि असद कैसर चेयरमैन नामजद हो गए हैं, तो फलां हो गया, तो ये आ गया। तो इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर को भी फारिग कर दिया और किसी एक को कहा कि तुम जेल में आ जाओ। तो इस वक्त इमरान खान किसी को मुलाकात के लिए जेल नहीं बुला सकते, नहीं उनसे मुलाकात हो सकती। उसकी रीज़न क्या है वो मैं कुछ ही देर में आपको बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर यह क्लैरिफाई कर दूँ कि असद कैसर साहब को कोई चेयरमैन नामजद नहीं किया गया। बैरिस्टर गौहर अपने ओहदे पर बदस्तूर काम कर रहे हैं, और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उनकी ज़ेर सदारत पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी का एक अहम तरीन इजलास जारी है पेशावर में। इसमें कुछ बड़े डिसीजंस एक्सपेक्टेड हैं। इस टाइम जो हवा फिजा चल गई है वो पीटीआई के हवाले से चल गई ना, कि पीटीआई के अंदर टूट फूट हो गई और ये सारा कुछ। लेकिन इस टाइम पीटीआई को जो फोकस करने की ज़रूरत है, जिसके ऊपर ज़्यादा इस टाइम कारकुनान को या उनके लोगों को एक पॉइंट पे इकट्ठा होने की ज़रूरत है, वो डैमेज है, वो नुकसान है जिसकी भरपाई शायद ना हो सके। यानी जो पिछले 48 घंटों में नुकसान हमने देखा, तो वो उसके ऊपर आने की बजाय इंटरनल रिफ्ट्स जो हैं वो ज़्यादा हाईलाइट्स हो रही हैं इस टाइम। एनीवेज, इस टाइम जो दूसरा रेजिग्नेशन आया है वो बैरिस्टर
इस दौरान इतने फ़ोन कॉल्स और आ चुके हैं, मुझे कुछ पता नहीं है मैं कहाँ पे गुफ्तगू कर रहा था और कहाँ पर छोड़ी है। एनीवेज़, मैं इस टाइम जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तकरीबन 7:40 का वक्त है। आपसे जो भी बात कर रहा हूँ वो इस टाइम के अकॉर्डिंग है, टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जो मैंने अभी वेरीफाई करके हर तरह से बात करके, अभी असद कैसर से भी रब्ता हुआ, वो भी कह रहे हैं कि मुझे चेयरमैन नामजद करने के हवाले से इतलात दुरुस्त नहीं है और ना ही सेक्रेटरी जनरल के हवाले से अभी कोई डिसीजन हुआ। जो भी फैसला होगा वो बानी पीटीआई इमरान खान की मुशावरत से होगा और आज के दिन इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं हुई। मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्यों नहीं हुई आगे चल के आपको बताऊंगा उसकी तफसील, क्योंकि वो जुडिशल रिमांड पर नहीं, इस टाइम फिजिकल रिमांड पर है, यानी थाना न्यू टाउन के मुकदमे में उनका फिजिकल रिमांड जारी है। जब वो फिजिकल रिमांड में है यानी पुलिस की तहवील में है तो फिर उनसे मुलाकात आज कराने से इनकार कर दिया गया। आगे भी तफसील शेयर करूंगा। तो एज इफ़ नाउ ये बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि बैरिस्टर गौहर को हटा दिया गया, सेक्रेटरी जनरल नया नामजद हो गया, चेयरमैन नया नामजद हो गया। इमरान खान की मुशावरत के बगैर पार्टी अपने तौर पे इतने बड़े बड़े मेगा डिसीजंस नहीं ले सकती। क्या बैरिस्टर गौहर खुद से चेयरमैनशिप का ओहदा छोड़ के खुद से किसी और को बना देंगे इमरान खान से कंसल्टेशन किए बगैर? आज तो किसी से मुलाकात ही नहीं हुई। तो इसलिए जो इस टाइम मेरे पास दस्तयाब मालूमात हैं उनकी रोशनी में मैं आपको बता रहा हूँ। इससे अगले लम्हे कोई सिचुएशन बदल जाए या वाकई में उनको असद कैसर को बना दिया जाए सेक्रेटरी जनरल या चेयरमैन, ये इमरान खान की सवाब दी है, बाद की बात है। अभी एज इफ़ नो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। अच्छा जी, अब आ जाइए ज़रा जो दूसरा साहिबजादा हामिद रज़ा के ऊपर मैंने बात करनी थी। उन्होंने भी अपना जो ओहदा है वो छोड़ा है। उनसे मैंने बात करने की कोशिश की, उनको मैंने मैसेजेस भेजे, उन्होंने रीड किए। मैंने पूछा कि क्या आपने ये ओहदा छोड़ दिया है, कौमी असम्बली की रुकनियत से आप मुस्ताफ़ी हो रहे हैं? लेकिन वो रिप्लाई इसलिए नहीं कर पाए कि पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में वो मौजूद हैं और उनका फ़ोन जो है वो उनके किसी करीबी के पास है। फिर मैंने फ़ोन कॉल किया उनको, तो मुझे जो इत्तला मिली है उनके करीबी ज़राए की जानिब से, वो मुझे आगाह किया गया है कि उन्होंने कोर कमेटी के रुकन के तौर पे इस्तीफ़ा दे दिया है। पॉलिटिकल कमेटी के रुकन के तौर पे वो इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं, लेकिन इस टाइम इस्तीफ़े से पहले वो सियासी कमेटी के इजलास में मौजूद हैं और फिर कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफ़े का फ़ैसला वो इमरान खान पर छोड़ेंगे, इमरान खान से मुशावरत के बाद करेंगे। मैंने उनसे 2-4 बार पहले भी ये बात सुन रखी है साहिबजादा हामिद रज़ा से, और वो मेंटली रेडी हैं। बल्कि वो वाहिद वो शख्सियत हैं जो इन हालात में 2-3 महीने से पहले से कह रहे हैं कि हमें, अगर हम बानी पीटीआई को रिहा नहीं करा सकते तो हमें असम्बलियों में रहने का कोई हक़ नहीं है, हमें रिज़ाइन कर देना चाहिए। लेकिन उनके बाकी कोलीग्स जो हैं वो ये कहते हैं कि पहले रिज़ाइन करके देखा था असम्बलियों से तो बड़ा नुकसान हुआ, इसलिए हमें रिज़ाइन नहीं करना चाहिए, ऐवान में रहते हुए जद्दोजहद करनी चाहिए। लेकिन साहिबजादा हामिद रज़ा का नुक्ता नज़र अलग है। वो कहते हैं कि लोगों ने हमें वोट दिया है इमरान खान को बाहर निकालने के लिए। हमसे लोग हल्के में जाते हैं तो पूछते हैं अगर नहीं इमरान खान को रिहा करा सकते तो फिर हमें असम्बलियों में रहने का और ये बोझ उठाने का कोई हक़ नहीं है। तो ये है कुछ 2-4 लोग जिन्होंने ये चीज़ सोची। अच्छा, हमाद अज़हर के हवाले से भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमाद अज़हर रिज़ाइन करे। हमाद अज़हर, आपकी इतला के लिए अर्ज़ ये है कि हमाद अज़हर पहले ही अपना इस्तीफ़ा जो है वो दे चुके हैं। उनकी जगह पे नया सदर पीटीआई सेंट्रल पंजाब जो है वो नामज़द हो चुका है। तो इस वक्त मेरी इतला के मुताबिक हमाद अज़हर के पास कोई ओहदा नहीं है और वो एज अ पार्टी कारकुन ही काम कर रहे हैं, तो इसलिए वो शायद रिज़ाइन ना कर पाएँ किसी भी पोस्ट से, क्योंकि उनके पास है नहीं। अच्छा, अब आ जाइए ज़रा, अब इस सारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि देखें, मुझे भी फ़ोन आ रहे हैं ना, बड़े लोग डिसअपॉइंट है कि पीटीआई तो ख़त्म हो गई, पीटीआई तो बस ये रिज़ाइन शुरू हो गए, ईंटें गिरने लगी तो पूरी इमारत गिर जाएगी। आपके इतला के लिए अर्ज़ यह है कि अगर पीटीआई 9 मई के बाद ख़त्म नहीं हुई ना, 9 मई के वाक़यात के बाद और तब से लेके अब तक, तो फिर पीटीआई को ये जो अभी लॉन्ग मार्च है इसमें तो पीटीआई के पास बहुत स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है, पीटीआई के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, इंटरनल रिफ्ट्स अपनी जगह, अंदरूनी इख्तलाफात, क्वेश्चन, ये वो सारा कुछ, ये अंदरूनी मामलात अपनी जगह, लेकिन इनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं अपने बयानिए को तगड़ा करने के लिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कह देना दुरुस्त है कि पीटीआई तो ख़त्म हो गई। ऑल दो कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी की तलवार लटक रही है, कहा जा रहा है कि पाबंदी की तरफ मामला जा रहे हैं, इस हवाले से फैसलों का इम्कान है। फिर गवर्नर राज की बातें भी हो रही हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन एज़ इफ़ नाउ इतनी मुश्किलात बर्दाश्त करने के बाद पीटीआई अगर यहाँ पर पहुँच गई है तो इसके ऊपर जो है ना वो ये कह देना कि ख़त्म हो गई पीटीआई, बिल्कुल मैं कहता हूँ पार्टी के ऊपर पाबंदी भी लग जाए, सूबे में गवर्नर राज भी लग जाए, तब
भी पीटीआई जो है या उसका नज़रिया वो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगा। वो तब ख़त्म होगा जब सारे के सारे लोग अपने मौक़िफ़ से, अपने नज़रिए से हट जाएंगे, 360 डिग्री का कोई यू टर्न मारेंगे, दैन ये पीटीआई ख़त्म होगी। या इमरान खान कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ करें या कोई ऐसी डील करें जो पार्टी मफादात के और उनके अपने नज़रिए के ख़िलाफ़ हो, तब शायद लोग पीछे हटना शुरू हों। अदरवाइज़ ऐसी मुश्किल सूरत हाल है कि पीटीआई को आप ख़त्म शुद्ध तसव्वुर करें। दूसरी बात यह है कि वफाकी हुकूमत कंसीडर ज़रूर कर रही है पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाने के हवाले से, क्योंकि अब वो कंफर्टेबल पोजीशन में है कि आगे सुप्रीम कोर्ट के मामलात, मैंने कल के व्लॉग में बताया था कुछ और थे, अब जो है वो पूरा कंट्रोल है। तो सुप्रीम कोर्ट से अपनी पसंद का फ़ैसला हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं रहा हुकूमत के लिए। दूसरी जानिब हुकूमत ये भी कंसीडर कर रही है कि पाबंदी के साथ साथ गवर्नर राज जो है वो नाफिज कर दिया जाए। इन केस गवर्नर राज नाफिज करने की तरफ जाते हैं तो आउटकम क्या होगा? एक तो सूबा ये पंजाब या सिंध जैसा नहीं है, ये मुश्किल सूबा है हैंडल करना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, यहाँ पे अंदरूनी तौर पे 100 किस्म के मसाइल हैं जिनसे पीटीआई की हुकूमत जो है वो निपट रही है। ये नहीं है कि कोई और हुकूमत नहीं कर सकती, लेकिन बहुत मुश्किल सूरत हाल है। इस सूबे को टेक ओवर करना, चलाना आसान काम नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि सूबा सरप्लस में जा रहा है, बजट सरप्लस है, इसके पास वसाइल बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से बहुत सारे लोगों की नज़रें ज़रूर होंगी इसके ऊपर। लेकिन आप ये देखिए, अगर वफाकी हुकूमत गवर्नर राज लगाती है तो फ़ायदा किसको होगा? पीपल्स पार्टी को, क्योंकि पीपल्स पार्टी का गवर्नर है वहाँ पे। पीपल्स पार्टी के अंदर दो धड़े हैं। वो कह रहे हैं कि अगर गवर्नर राज लगता है तो हमें स्टेप इन करने का मौका मिलेगा, सिंध से निकल के यहाँ पे अपनी पेनिट्रेशन होगी, यहाँ पे लोगों को हम कुछ देंगे, लेंगे, हमारी अपनी जो है वो यहाँ पे एंट्रेंस जो है वो बढ़ती जाएगी। पीटीआई को कम करने में और पीपल्स पार्टी को स्ट्रॉन्ग करने में फ़ायदा होगा। पंजाब हुकूमत जो है वो वहाँ पंजाब में पीपल्स पार्टी को अकोमोडेट नहीं कर पा रही, तो यहाँ केपी में वो पीपल्स पार्टी को कितना बैक करेगी, ये इनके आपस के अंदर की जो चीज़ें हैं ना, ये बड़ी चैलेंजेस हो जाएगी दोनों जमातों के लिए। तो चैलेंजिंग माहौल रहेगा सारे स्टेक होल्डर्स के लिए। और प्लस केपी की आवाम जो है, क्या वो ये बर्दाश्त करेंगे कि उनके सूबे पे गवर्नर राज लगा दिया जाए? कहा जा रहा है कि 6 महीने के लिए लगेगा, इब्तदाई तौर पर फिर आगे बढ़ाया जाएगा। तो इस बारे में मेरा ख्याल है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को अपना कोई किरदार अदा करना होगा। और इब्तदाई इतलात ये आई थी कि कुछ 9 बजे असम्बली का इजलास है, लेकिन शायद वो एडजर्न कर दिया जाए इन हालात में, क्योंकि अभी पॉलिटिकल कमेटी का इजलास भी चल रहा है। तो बैक टू बैक इतनी ज़्यादा हैपनिंग्स हैं या इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हैं। अब आ जाइए ज़रा अडयाला जेल की तरफ। इमरान खान की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। इमरान खान से आज उनके वकला मुलाकात करने के लिए गए थे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी, इसलिए क्योंकि पहले इमरान खान जुडिशल रिमांड पर थे, यानी अदालती कस्टडी में जेल पर भेजे गए थे। लेकिन हालिया जो मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हुआ था रावलपिंडी थाना न्यू टाउन का, उसके बाद उनका फिजिकल रिमांड दिया गया और उन्हें पुलिस की तहवील में दे दिया गया। तो इस टाइम इमरान खान जो है तो अडयाला जेल में, लेकिन वो कंसीडर हो रहे हैं एज ऑन फिजिकल रिमांड, नॉट ऑन जुडिशल रिमांड। तो जब पुलिस की कस्टडी में फिजिकल रिमांड में आ गए बानी पीटीआई, तो इसका मतलब है कि उनसे तफ्तीश हो रही है, तहकीक हो रही है। तो जब कोई केस तफ्तीश या तहकीक के स्टेज पे हो और कोई मुलज़म जो है वो पुलिस की कस्टडी में हो, तो उस दौरान उनसे मुलाकातें नहीं कराई जाती अनटिल अनलेस उनका फिजिकल रिमांड ख़त्म ना हो जाए और वो वापस जुडिशल रिमांड पे ना चले जाएं। तो ये दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है। फिजिकल रिमांड का मतलब है जिस्मानी तौर पर आप पुलिस की कस्टडी में हैं, वो आपसे तफ्तीश और तहकीक कर रहे हैं। जुडिशल रिमांड का मतलब यह है कि आप अदालती कस्टडी में जेल में मौजूद हैं, ज़मानत के हकदार हैं, या आपको ज़मानत के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उस दौरान मुलाकातें होती हैं। तो आज इमरान खान से किसी की कोई मुलाकात नहीं हुई, इसलिए जो ये कहना कि इमरान खान ने ये डायरेक्शन दे दी, इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर को हटा दिया, उसको बना दिया, इसको ले आए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इतनी आसानी से नहीं है। काफ़ी हद तक इनमें एग्जैजरेशन नज़र आ रही है। अच्छा, अब जो पीटीआई के कारकुनान हैं उनके हवाले से थोड़ी सी आपको अपडेट दे दूँ। इस्लामाबाद के 7 थानों ने पीटीआई के कारकुनान को गिरफ्तार किया, उनकी पुलिस ने, जिनमें से 325 कारकुनान को आज अदालत में पेश किया गया उनके रिमांड के लिए। इन 325 में से सिर्फ 5 कारकुनान को डिस्चार्ज कर दिया गया मुकदमे से, उनके खिलाफ कोई सबूत या शवाहिद ना होने की वजह से, और बाकी जो तकरीबन 320 हैं उनमें से 198 मुलज़मान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया है। और बाकी इस तरह जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ती रहेगी। तो ये इस टाइम की लेटेस्ट अपडेट है। मैंने कहा आपको बता दूं, पॉलिटिकल कमेटी का इजलास इस वक्त जारी है, उससे कोई ना कोई नया आउटकम सामने आएगा, मैं वो भी आपको अपडेट कर दूंगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।